Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In my second video, I will try to give the basic information and the concept of the group theory. जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था पहले वीडियो में मैंने सिर्फ सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात की थी। बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर जिसका नाम था अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। मैंने कहा था कि वहां पर वो 4 सेक्शन, आपका पेपर जो है 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज द ग्रुप थ्योरी, द सेकेंड वन इज द algebraic equations, the third one is the properties of integer, and the last section is the trigonometry. तो फर्स्टली वी स्टार्ट द ग्रुप थ्योरी बिकॉज मैंने वहां पे बताया था कि धीरे धीरे, चूंकि ग्रुप थ्योरी इज द थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ द मैथमेटिक्स, इट मीन दैट कि आप प्योर मैथमेटिक्स तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये एक नई चीज है आपके लिए जिसको आपको बहुत स्लोली ग्रेप्स करने का प्रयास करना होगा, समझने का प्रयास करना होगा। ठीक है, तो मेरा बस पर्पज ये था कि मैं इस नाते पहले इस चैप्टर को उठा रहा हूं ताकि मैं आप लोगों के अंदर इस चैप्टर को लेकर इंटरेस्ट डेवलप कर पाऊं। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बेसिकली ग्रुप थ्योरी इज द एक्सटेंशन ऑफ सेट थ्योरी, आप कह सकते हैं। लेकिन ग्रुप थ्योरी के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो हम फर्दर बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द सेट। सेट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स क्या क्या होते हैं, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं, इन सारी चीजों, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं बात करने का प्रयास आपसे करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सेट की बात कर रहा हूं। जैसा कि सेट के बारे में जो फंडामेंटल डिफिनीशन दी जाती है सेट की, जो आप पहले से ही आई थिंक इंटर लेवल पर आप पढ़ते हैं, कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड and distinct objects is known as the set, means वस्तुओं के सुपरिभाषित एवं सुसंगठित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, क्योंकि कोई भी कलेक्शन अगर दिया है तो वो हमेशा तो सेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बिकॉज यू कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज द सेट। तो नाउ वी कैन कंसीडर the some example of the set. Now the first one is here, a is equal to, this is x such that this is x is a number which are lying between 11 to 13 and x belongs to natural number. ठीक है, now we consider the second example. This is x such that this is x such that x is a students, this is whose obtain the marks, obtain the 50% marks in class in 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इस पे हम बात करें, अगर हम एक सी और भी डिफाइन करें, दिस इज लाइक 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, और डी की हम बात करें, दिस इज द यक्स सच दैट यक्स इज ए वीक स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है, हमने ये 4 सेट यहां पे डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये कैसे जस्टिफाई करें कि इनमें से कौन सा सेट को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें पहले एग्जाम्पल की, तो पहले एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है कि ए ऐसे एलिमेंटों का कलेक्शन है जो कि 11 और 13 के बीच लाई करते हैं। ठीक है, इनके बीच के नंबर्स, तो लेकिन कंडीशन है कि वो सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ए नंबर विच आर यूजिंग फॉर काउंटिंग इज नोन एज द नेचुरल नंबर। तो आप खुद सोचो कि 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। ये 12 अगर हम यहां पे रखें तो 12 11 से बड़ा भी होगा और 13 से छोटा होगा।
डेफिनेटली इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा और जो आपका क्या होगा 12 होगा। तो डेफिनेटली दैट कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, क्योंकि 12 को छोड़कर कोई और नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा एट द टाइम, अगर x नेचुरल नंबर है तो। यानी कि दिस करेक्टर एंड दिस करेक्टर एट द टाइम इज वेल डिफाइंड, और जो आपके एलिमेंट्स हो रहे हैं वो भी आपके कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो डेफिनेटली ये जो आपका कलेक्शन है जो आपने डिफाइन कर रखा है, ये हमेशा जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे कलेक्शन की आप बात करिए, जब आप दूसरे कलेक्शन की बात करेंगे तो दूसरे कलेक्शन में कहा गया है कि दूसरा कलेक्शन ऐसे स्टूडेंटों का कलेक्शन है जिन्होंने 12th एग्जाम में उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर 50% मार्क्स प्राप्त किया है। ठीक है, सपोज दैट हमने b इज इक्वल टू ले लिया लाइक दिस। मान लीजिए आपके क्लास में 25 बच्चे हैं, ठीक है, 25 बच्चों में आपने यहाँ पे 4 बच्चों को कलेक्ट किया STLP, सपोज दैट ये कोई नेम है, ठीक है। अब इनको आपने पूछा कि भैया 12th में कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके, तो इनका जवाब था 50%। रेस्ट जो है या तो इस 50 से बिलो थे और नहीं तो 50 से अबव थे, तो वो इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेंगे। यानी कि इसके पास जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है कि ये वही विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12th एग्जाम में एग्जैक्टली 50% मार्क्स प्राप्त किया। इट मीन दैट आपका जो कैरेक्टर 50% है इन सारे विद्यार्थियों के लिए वेल डिफाइंड है। इसके वजह से ये जो आपका कलेक्शन है वो ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट को रिप्रेजेंट करेगा। हम जब तीसरे एग्जाम्पल को देखेंगे तो तीसरा एग्जाम्पल मैंने सिंपली ले रखा है, दिस इज, आप चाहो तो और भी कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, दिस इज 2, दिस इज 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर सिस्टम की खास बात क्या है कि ये सब 2 से डिविजिबल हैं, इनके पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ये सब आपके इवन नंबर्स हैं, ठीक है। या फिर अगर आप यहां पर सीधे सीधे अगर आप c इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ले ली, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है वो डेफिनेटली नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। तो नेचुरल नंबर के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि वो पहले से ही वेल डिफाइन है। 2 नेचुरल नंबर को आप ऐड करेंगे तो अगला फिर नेचुरल नंबर मिलेगा। इट मीन दैट कि ये जो आपका जो कलेक्शन है वो भी आपका वेल डिफाइन है। इसके वजह से ये C जो है वो भी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप चौथे कलेक्शन पर आते हैं तो उस कंडीशन में आप यहां ऑब्जर्व करिए कि X ऐसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है जो कि क्लास के अंदर वीक स्टूडेंट है। हाउ कैन डिफाइन द वीकनेस प्रॉपर्टी इज वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड, क्योंकि आप ये सर्वे कर ही नहीं सकते हैं कि उस क्लास के अंदर वीकनेस प्रॉपर्टी को कैसे वेल डिफाइन किया जाए। इसके वजह से यहां पे जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वीकनेस की वो इसके रिगार्डिंग वेल डिफाइंड नहीं है। इस नाते ये जो कलेक्शन है वो कभी भी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मुझे बस सेट के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्टिव बातें करनी है। सेट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप इंटर लेवल पर पढ़ते हुए आते हैं, तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूं, ठीक है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 तरह की विधियां होती हैं जो कि आपने इंटर लेवल पे पढ़ा होगा। पहला होता है रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। अगर आप सेट बिल्डर मेथड की बात करिए तो ये जो पहले 2 कलेक्शन है वो सेट बिल्डर्स मेथड है। सेट, दिस इज बिल्डर्स, और सम टाइम इट इज नोन एज द रूल मेथड। बिकॉज कारण क्या है, क्योंकि यक्स के अलोंग एक रूल डिफाइन है, उस रूल के तहत आप एलिमेंटों को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर भी रूल है, वो रूल है 50% मार्क्स इन द क्लास, ठीक है। तो ये जो जैसे यहां पे यस टी एल ये सब इस रूल के अंदर आते हैं। इस नाते इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, यस होंगे, टी होंगे, एल होंगे, पी होंगे, ठीक है। यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो पहले दो सिचुएशन को आप सेट बिल्डर्स मेथड कहते हैं और दूसरे सिचुएशन को आप लोग रोस्टर मेथड कहते हैं। रोस्टर मेथड और सम टाइम इट इज आल्सो नोन एज द लिस्टिंग मेथड, क्योंकि अगर सिंपली आपके जो कैरेक्टर्स डिफाइंड है तो
तो ये जो दूसरा कलेक्शन है वो आपका रोस्टर मेथड होगा। रोस्टर मेथड मतलब उसके रिगार्डिंग कोई रूल ना डिफाइंड हो। पहले दो में देखिए रूल है, आखिरी वाले में भी रूल है, तो आखिरी वाला सेट बिल्डर या आपका रूल मेथड तो कहलाएगा, लेकिन ये सेट को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो बहुत आप स्पष्ट अपने मेमोरी में रखिएगा कि ऐसे कलेक्शन को ही आप सेट कह सकते हैं जिनके रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज हो वो आपकी वेल डिफाइन होनी चाहिए। मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित एवं सुसंगठित संग्रह को ही गणित में समुच्चय कहा जाता है, सेट कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें कि सेट ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। तो आपने इंटर लेवल पर भी इनकी चर्चा की होगी। आपके पास टोटल जो बेसिक सेट ऑफ नंबर्स हैं वो 7 तरीके के होते हैं। उसमें पहला आता है आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड फाइनली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमें इन नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। नेचुरल नंबर आपके पास पहले आया, अगर हम लोग का काम काउंटिंग से चल जा रहा था तो फिर हम आगे क्यों मूव किए। ठीक है, तो हम इन सेट ऑफ नंबर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ इनके रिगार्डिंग जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी थोड़ा हम फोकस करने का प्रयास इस लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नाउ तो हम जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपली कहा जाता है ए नंबर विच आर यूजिंग फॉर काउंटिंग इज नोन एज द नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है जिनका इस्तेमाल गणनाओं के लिए किया जाता है। इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने वहां लिखा है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और कैपिटल एन के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 ... These numbers is the using for counting. That's why it is known as the natural number. इनका इस्तेमाल गणनाओं के लिए किया जाता है। तो उस कंडीशन में इस प्रकार के नंबर सिस्टम को आप लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों मिक्सचर लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूं बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आर बिलोंग्स टू द यूपी बोर्ड। ठीक है, नाउ द सेकेंड नंबर सिस्टम इज द होल नंबर। ठीक है, अगर आप होल नंबर की बात करें तो होल नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों हमें डब्ल्यू या होल नंबर को डिफाइन करना पड़ा। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आपसे बोला जाए कि आप इसे सॉल्व करिए, तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन को आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपका जवाब होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, द रूट्स इज 0 एंड 1। तो हियर वी ऑब्जर्व दैट कि जो 1 है वो हमेशा n में बिलोंग करेगा, लेकिन 0 जो है वो n के अंदर था ही नहीं। ठीक है, तो अब इस 0 को कहां रखा गया, इस नाते एक नए नंबर सिस्टम को डेवलप किया गया और जिसे कहा गया होल नंबर। होल नंबर को आप W, कैपिटल W से डिनोट करते हैं और होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर के साथ हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं। इसको हम लोग कैपिटल W से सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 ... इट मीन दैट इट इज ए नेचुरल नंबर यूनियन 0। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज द थर्ड वन इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, सपोज दैट फिर वही बात, अगर हम यहां पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस इज इक्वल टू 0, तो हम यहां पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू x इज टेकन आउटसाइड, नाउ x इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 1। This 0 is the member of W, but minus 1 is not member of W. In that situation, क्योंकि माइनस 1 तो W में भी नहीं था, तो उस कंडीशन में आपको एक नए नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी जिसे आपने क्या कहा, होल नंबर कहा, इंटीजर्स कहा। इंटीजर्स को आप जो है Z से डिनोट करते हैं, सम टाइम इसे I से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसे कैपिटल J से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल I और कैपिटल Z इज द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर,
निगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, मतलब जिसमें धनात्मक प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ अगर जीरो को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो उस प्रकार के नंबर सिस्टम को हम लोग पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द -3 -2, दिस इज -1 0 1 2 3 डॉट 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 is represent the set of integers. Now the next number system is set of रैशनल नंबर। तो भाई अब रैशनल नंबर की क्यों जरूरत पड़ गई, आप जरा सोचिए। तो डेफिनेटली अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, दिस इज 5x, दिस इज 5x इज इक्वल टू 0, तो यहां से x 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, दिस इज -5/2। ठीक है, तो 0 तो ठीक है, वो आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स है, लेकिन जहां फ्रैक्शन की बात आ गई, ये तो न तो आपका इंटीजर था, न तो आपका नेचुरल नंबर था, और न तो आपका होल नंबर था। यानी कि कहीं ना कहीं आपको अब फ्रैक्शन नंबर सिस्टम की भी आवश्यकता पड़ने लगी। तो फिर आपने एक नया नंबर सिस्टम डेवलप किया, और जिस नंबर सिस्टम को कहा गया रैशनल नंबर, परमे संख्याओं का समुच्चय। तो इसकी डिफिनीशन कैसे डिफाइन होगी? ए नंबर विच आर written in the form of p by q, where p and q both are the member of z and denominator q is not equal to 0। ऐसी संख्याओं को हम परमे संख्याएं कहते हैं, जिनको हम p by q के फॉर्म में अभिव्यक्त कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, और जहां पे जो आपका q होता है, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसको हर कहते हैं, वो हर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उस q को 0 ले लेंगे तो उस कंडीशन में कोई भी इंटीजर अपॉन 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड क्वांटिटी। इसको अनडिफाइंड मैथमेटिक्स में कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसी नाते डिनोमिनेटर में 0 को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे आपने नंबर ले लिया 5/2, इट इज ए रैशनल नंबर बिकॉज p भी आपका z का मेंबर है, q भी z का मेंबर है, और 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है। आपने 7/9 ले लिया, ये भी आपका जो है रैशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों z के मेंबर्स हैं, और डिनोमिनेटर आपका नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। तो उन सारे संख्याओं को जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, उन सारे नंबर सिस्टम को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आता है इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब ये क्या होता है? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय से आपका क्या मीनिंग है? ठीक है, तो अगर हम बहुत लाइटली या बहुत इसको सीधे एक्सप्लेन या सीधे अपने मेमोरीज में अडॉप्ट करने के लिए बहुत सिंपल डिफिनीशन दे सकते हैं कि ऐसे संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं जो कि परमेय ना हो। इट मीन दैट ए नंबर विच इज नोन एज द इरैशनल नंबर इफ इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। मतलब अगर वो रैशनल नहीं है तो डेफिनेटली वो कैसा नंबर सिस्टम हो जाएगा? इरैशनल। सपोज दैट आपने इसको सॉल्व किया, 3x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको आपने सॉल्व करने का प्रयास किया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, या -2 इज इक्वल टू 0 रखिए। ठीक, मैं आगे बताऊंगा, प्लस भी ले सकते थे। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, यानी कि आपके पास x की दो वैल्यू है, √2/1 कह सकते हैं आप। ठीक है, और दूसरी वैल्यू -√2/1 कह सकते हैं, क्योंकि हम अगर p/q के फॉर्म में सोचेंगे तो। ठीक है, अब जरा सोचिए, √2 इज नॉट ए इंटीजर। अब √2 इंटीजर ही नहीं था तो p/q फॉर्म भी एक कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों z के मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन यहां पर ये न्यूमरेटर जो है वो z का मेंबर ही नहीं है। इट मीन दैट एक नए नंबर सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। उस नंबर सिस्टम को नाम दिया गया रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर के बारे में बोला गया कि ऐसा इरैशनल नंबर ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है जो कि रैशनल ना होते हो। तो लाइक दिस इज √2 इज द इरैशनल नंबर,
√3 is the irrational number, √7 is the irrational number, √5 is the irrational number. ये सब आपके irrational number हैं. लेकिन जब आप इन कॉन्सेप्टों को थोड़ा सा और आगे जाके सोचते हैं तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम भी आती है. जैसे आप पाई की बात करते हैं, पाई की वैल्यू जो होती है वो सभी को पता है कि 22/7 होती है. तो अगर हम इस नजरिए से सोचें तो 22/7 इज डेफिनेटली इट इज अ फॉर्म ऑफ p/q. तो डेफिनेटली इट इज बिलोंगिंग टू द रैशनल सिचुएशन. इस प्रकार के नंबर को आप लोग रैशनल नंबर कहना चाहिए. लेकिन एक और इरैशनल नंबर के पास स्पेसिफिक कैरेक्टर आया जैसे जैसे हम लोगों ने स्टडी किया. जैसे कि जब हमने √2 को सॉल्व किया, √3 को सॉल्व किया, √5 को सॉल्व किया, √7 को सॉल्व किया, एसेट्रा. जब हमने इन सब नंबर्स को सॉल्व करने का प्रयास किया तो पाया क्या कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो आफ्टर डेसिमल नंबर कुछ डिजिट्स आए, इसको सॉल्व किया आफ्टर डेसिमल नंबर कुछ डिजिट्स आए, इसको सॉल्व किया आफ्टर डेसिमल कुछ डिजिट्स आए, आफ्टर डेसिमल कुछ डिजिट्स आए. इन डिजिट्स में कैरेक्टर क्या था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग थे. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि आप निकालते चले जा रहे हैं, वर्गमूल निकालते चले जा रहे हैं और उसका आप रिजल्टेंट तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं. और साथ ही साथ इसके जो नंबर्स मिले वो कभी भी नॉन रिपीटिंग आ गए. मतलब वो न तो टर्मिनेट कर रहे थे और न तो कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहे थे. तो एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग के दिमाग में आया कि हम इरैशनल नंबर के डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं. और फिर हम लोगों ने क्या कहा कि ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए. मतलब ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं जिनका दशमलव निरूपण करने पर वह नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए. ठीक है. तो पाई जब हमने देखा तो पाई इज द रिटन एज 22/7, बट आफ्टर सॉल्विंग you can obtain the situation कि after decimal representation it is non-terminating and non-repeating. That's why that pi is known as the irrational number. तो irrational number के रिगार्डिंग आपके दिमाग में ये एक और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ऐसे नंबर सिस्टम को इरैशनल नंबर कहते हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करने पर वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए. ठीक है. इसे आप बहुत मेमोरीज में ध्यान रखिएगा कि इरैशनल नंबर में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द रियल नंबर, जिसको हम लोग वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं. ठीक है. तो चूंकि ये नंबर सिस्टम बहुत आवश्यक है अगर आप ग्रुप थ्योरी या आगे की एनालिसिस को पढ़ना चाहते हैं, इस नाते मैं इस पर थोड़ा फोकस कर रहा हूं. ठीक है. तो जब आप रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर के बारे में कहा जाता है कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एज वेल एज इरैशनल नंबर. मतलब इस रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आते हैं, इरैशनल भी आते हैं. बगल में मैंने लिख रखा है, सपोज दैट आपने ले लिया इरैशनल नंबर को आप लोग IR से डिनोट करते हैं. ठीक है. IR के अंदर जो सिचुएशन होती है Q यूनियन IR, सॉरी दिस इज रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं और Q यूनियन दिस इज IR हो जाता है. ठीक है. इसके आप यहां पे और ब्रॉड फॉर्म में लिख रहे हैं N W Z, दिस इज Q और दिस इज IR. ये सब आपके जो है रियल नंबर हैं. ठीक है. अब जरा देखिए क्या इसको पीछे क्या लॉजिक था. सपोज दैट आपने कोई नंबर ले लिया 1, ठीक है, और दूसरा नंबर 2 और दूसरा नंबर 3 ले लिया. ठीक है. अब जरा 1 के बारे में ऑब्जर्व करिए. 1 आपका नेचुरल नंबर भी होगा, 1 आपका होल नंबर भी होगा, 1 आपका इंटीजर भी होगा, और जैसे ही 1 में आप 1 से डिवाइड कर देंगे तुरंत वो रैशनल नंबर भी हो जाएगा. ठीक है. 2 के बारे में सोचिए. 2 आपका नेचुरल नंबर है, 2 आपका होल नंबर है, 2 आपका इंटीजर है और 2/1 आपका रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि 1 इज आल्सो ए इंटीजर वैल्यू एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. ऐसे आप 3 की बात करिए तो 3/1 में न्यूमरेटर आपका 3 है,
डिनोमिनेटर 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 0, देन 3/1 इज आल्सो रैशनल नंबर। इट मीन दैट कि चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे 0 ले लो, 0 को भी लिख सकते हो 0/1, बिकॉज देयर इज नो कंडीशन इनटू द न्यूमरेटर, द कंडीशन इज ओनली डिनोमिनेटर विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देन 0/1 इज द वेल डिफाइंड क्वांटिटी, यू नो दैट, ठीक है। तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि चाहे आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, चाहे आप होल नंबर ले लीजिए, और चाहे आप जो है इंटीजर्स ले लीजिए, इन सारे नंबर सिस्टम को 1 से डिवाइड किया जाए तो 1 से डिवाइड करने पर इन पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, और ये एट द टाइम तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रैशनल नंबर। इट मीन दैट कि चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, वो डेफिनेटली कैसे नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और अगर वो रैशनल हैं तो वो डेफिनेटली कैसे नंबर हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। और अगर वो रैशनल नहीं है तो वो भी कैसे नंबर्स हो जाएंगे, रियल नंबर, क्योंकि इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों को रखा है मैंने, ठीक है। इसी नाते मैंने यहां पे थोड़ा सा कंक्लूड करके लिखा हुआ है कि आप एन ले लीजिए, जेड ले लीजिए, डब्ल्यू ले लीजिए, क्यू ले लीजिए और आई आर, ये सब आपके कैसी संख्याएं हो जाएंगी, रियल नंबर्स हो जाएंगी, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हमें एक और नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी, जिसे आप इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते हैं, जिसको आप लोग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हम यहां पर इस लेक्चर में सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उस पर फोकस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नाउ अगर हम इसे सॉल्व करें, x² +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करने जाते हैं तो x की वैल्यू ±√-1 हो जाएगी, ठीक है। अब √-1 इज नॉट डिफाइंड, तो आपने पहले डिफाइन ही नहीं किया, लेकिन जब हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट्रोड्यूस किया तो इसी +-1 को आप लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, +i, ठीक है। तो यहां पर अब इमेजिनरी नंबर्स भी आने लगे, तो उस कंडीशन में एक नए नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी, जिस नए नंबर सिस्टम को कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या बताया जाता था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x + iy के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जहां पर x और y आपके रियल नंबर हैं और i की वैल्यू आपकी √-1 होती है, दिस इज द इमेजिनरी नंबर। इट मीन दैट ए नंबर विच इज रिटन in the form of x plus iy, where x and y both are the member of R and I is equal to √-1, then such a number system is said to be the complex number, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनके रिगार्डिंग एक और प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड होती है, जरा सोचिए कैसी प्रॉपर्टी। आप n को ले रहे हैं तो n हमेशा w में कंटेन करता है, W हमेशा Z में कंटेन करता है, Z में आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, सब कुछ क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। और रैशनल नंबर हमेशा आपका कंटेन करता है रियल, क्योंकि अगर कोई रैशनल है तो वो रियल नंबर होगा। अब जरा सोचिए, अगर हम 1 ले लें या 1 ले लें 1 ले लें, 2 ले लें और √2 ले लें, ठीक है। तो हम 1 के बारे में जरा सोचें, सॉरी 1/2 के बारे में सोचें, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू आई इंटू 0, ठीक है। 2 को लिख सकते हैं 2 + i इंटू 0, √2 को लिख सकते हैं √2 + i इंटू 0। अब जरा सोचिए, हम 1/2 ले रहे हैं तो 1/2 तो रैशनल नंबर है, जिसकी वजह से वो रियल नंबर होगा। 0 को ले रहे हैं तो 0 तो आपका इंटीजर है, 0/1 रैशनल नंबर है, जिसकी वजह से 0 भी रियल नंबर होगा, ठीक है। तो नाउ इस 1/2 को आप तो x + iy के फॉर्म में ऑलवेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ i का मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। तो देयर इज मतलब इट मीन दैट कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर, every irrational number is always represented in the form of x plus iy, means x plus I into 0. Then definitely you conclude that कि चाहे आप कोई भी नंबर सिस्टम लीजिए, वो डेफिनेटली कैसा नंबर सिस्टम बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम यानी कि पूरा का पूरा ये जो R है
वो आपका इस C में कंटेन करता है, ठीक है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द सेट ऑफ नंबर सिस्टम्स। दिस इज N is contained in W, W is contained in Z, Z is contained in Q, Q is contained in R, and finally R is contained in complex number. तो that is the very important property कि नेचुरल नंबर हमेशा होल नंबर में कंटेन करता है, होल नंबर हमेशा Z में कंटेन करता है, Z हमेशा Q में कंटेन करता है, Q R में कंटेन करता है और R कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन करता है। तो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द सेट ऑफ नंबर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं इसको इस प्रॉपर्टी को यहां लिख दे रहा हूं, क्या पता आप लोग नोट कर रहे हो। तो दिस इज W is contained in Z, Z is contained in Q, Q is contained in R and R is contained in C। मैं ऐसे भी रफ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप समझते चलिए और चीजों को खुद से कंक्लूड करते चलिए, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है और सिलेबस ज्यादा है, इस नाते हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हम आगे भी फर्दर मेरे कंटिन्यूसली वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे, ताकि आप अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू कर सकें और जब भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी फिर हम उसके बाद उसके आगे से पिक कर सकें, ठीक है। नाउ तो अब हम ऑपरेशन की बात करते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन का मतलब गणित में संक्रियाओं से होता है। अब संक्रियाएं क्या होती हैं तो जरा समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम संक्रियाओं की बात करें मैथमेटिक्स में, तो इसको अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो ए प्रोसेस बाय which one or more than one element are combined to the given another element, then such a process in mathematics is known as the operation। मतलब ऐसी प्रक्रिया जहां पे एक या एक से अधिक तथ्यों को किसी दूसरे तथ्य के साथ कंबाइंड किया जाता है, उस प्रक्रिया को गणित में आप ऑपरेशन कहते हैं, संक्रियाएं कहते हैं। सपोज दैट यू कैन कंसीडर ए फ्यू एग्जांपल्स। दिस इज 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ 5 - 3 इज इक्वल टू 2। नाउ 2 + 3 + 5 is equal to 10. 2 into 2 is equal to 4. 2 into 2 into 2 is equal to 8. Under root 4 is equal to 2. Log 1 is equal to 0. Sin 0 is equal to 0. This is etc. ठीक है। Now पहले में अगर हम सोचें तो आपने 2 धन 3 कर रखा है, आउटपुट आपका 5 है। डेफिनेटली प्रोसेस क्या है? एडिशन है। पूरी प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन। 2 को जब प्लस के द्वारा 3 के साथ ऐड किया जा रहा है तो रिजल्टेंट आपका क्या मिल रहा है? 5। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑपरेशन। यहां पे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटाने के बाद 2 मिल रहा है, ऑपरेटर क्या है? -3 है। होल प्रोसेस इज नोन एज द ऑपरेशन। यहां पे आप एक या एक से अधिक तत्व को किसी दूसरे तत्व के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो होल प्रोसेस किसके द्वारा कंबाइन कर रहे हैं? किस प्रोसेस के द्वारा? ऑपरेशन के द्वारा। देन सच ए प्रोसेस इज नोन एज द ऑपरेशन। यहां पे प्रोसेस क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहेंगे? ऑपरेशन कहेंगे। यहां पर भी प्रोसेस आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो इस प्रोसेस को भी आप लोग क्या कहेंगे? ऑपरेशन कहेंगे। यहां पे आपका प्रोसेस क्या है? सिर्फ अंडर रूट है। Under root is also process, or that process is applied on 4, and after applying it your resultant is 2. It means that such a process is also known as the operation. Log 1 की बात करिए, 1 is the element, log is the process, after operating your output is 0. It means that the whole process is known as the operation. Sin is the process, 0 is the element, after applying the process your resultant is 0, then that process is also known as the operation. तो बहुत ही सिंपल सी बात, ऐसी प्रक्रिया जहां पे एक या एक से अधिक तथ्यों को किसी दूसरे तथ्य के साथ कंबाइंड किया जाता है,
उस प्रकार की प्रक्रिया को मैथमेटिक्स में ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, नाउ दो तरह के ऑपरेशन आपको बेसिकली, एक तरह का स्पेसिफिक ऑपरेशन आपको जानना है जो कि इस पेपर के लिए और आगे फर्दर के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसमें जो ऑपरेशंस आते हैं, दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं। आई थिंक आपने ऊपर वाला ये लिख लिया होगा, इसको मैं रफ करने का कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है और चीज़ों को आसानी से समझने के लिए चीज़ें स्पष्ट दिखनी चाहिए। ठीक है, नाउ इसमें दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं। इसमें पहला होता है आपका सिंगल ऑपरेशन और दूसरा होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो सिंगल ऑपरेशन क्या होता है? अगर आप सिंगल ऑपरेशन की बात करिए, सिंगल ऑपरेशन, ठीक है, और सेकेंड वन इज द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात, इफ द ऑपरेशन अप्लाई ऑन ए सिंगल एलिमेंट देन सच ए ऑपरेशन इज नोन एज द सिंगल ऑपरेशन। जहां तक आप इसकी बात करिए, अंडर रूट फ्रो इज द सिंगल ऑपरेशन, दिस इज द सिंगल ऑपरेशन, दिस इज द सिंगल ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, यू नो दैट द बुलियन अलजेब्रा, जब हम वहां पे बाइनरी वर्ड का जिक्र करते हैं तो वहां पे दो नंबर्स की बात आती है, 0 और 1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाइनरी का सेंस किसी भी थ्योरीज में नहीं बदलता है, तो यहां पर भी वो थ्योरीज कहती है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? इफ द ऑपरेशन अप्लाई ऑन ए टू एलिमेंट देन सच ए ऑपरेशन इज नोन एज द बाइनरी ऑपरेशन। तो सिंगल ऑपरेशन के लिए आपका ऑपरेशन केवल सिंगल एलिमेंट पर अप्लाई होना चाहिए और बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपका ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ दो तथ्यों के ऊपर ही अप्लाई होना चाहिए। तो दिस वन इज द बाइनरी ऑपरेशन, 2 + 3 is equal to 5, then such a operation is known as the binary operation. 5 - 3 is equal to 2, this is also binary operation. 5 × 2 is equal to 10, this is also the binary, that multiplication, that process is known as the binary operation. So it is, I think you clear that कि if the operation apply on a single element, अगर कोई ऑपरेशन केवल एक तत्व के ऊपर अप्लाई होता है तो उसे सिंगल ऑपरेशन कहते हैं, और अगर आपका ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ दो तथ्यों के ऊपर अप्लाई होता है तो उस प्रकार के ऑपरेशन को आप लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आपको यहां पर ध्यान से समझना होगा। मैं इस ऑपरेशन को भी रफ कर रहा हूं, आई थिंक ऑपरेशन के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की, BINARY, बाइनरी। दिस इज ऑपरेशन, मैंने बताया अभी दो एलिमेंटों के बीच अप्लाई करो देन सच ऑपरेशन नो द, लेकिन एक और बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट, ये बड़ा महत्वपूर्ण इसका रोल है। ठीक है, इस पेपर में अगर हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो ये तो तय है कि दो तो एलिमेंट होने ही चाहिए। ठीक है, नाउ Z इज ए नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी कहने का मतलब इसके अंदर कुछ न कुछ तत्व मौजूद होने चाहिए। ठीक है, अब आपके दिमाग में हो सकता है कि सर एक ही एलिमेंट हो, क्यों हम एक से ज्यादा? इट डजंट मैटर, इट विल बी एटलीस्ट कंटेन वन एलिमेंट। ठीक है, नाउ O इज द ऑपरेशन। O आपका प्लस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, माइनस हो सकता है और डिवीजन हो सकता है। ठीक है, यही ऑपरेशन ऐसे हैं जो दो तथ्यों के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, इस नाते मैंने एक कॉमन ले रखा है। O इज द ऑपरेशन, देन O is called a, this is binary operation, ठीक है, on a set G, if and only if
दिस इज सिंबल ऑफ फॉर एवरी या फॉर ईच कहा जाता है इसे, ठीक है। दिस इज उल्टा ए आप पढ़ सकते हैं, इसको बोलते हैं फॉर एवरी। फॉर एवरी ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ जी implies that A ऑपरेशन B इज द मेंबर ऑफ G। मतलब आप इस G का कोई भी दो मेंबर लेते चले जाइए, प्रत्येक दोनों मेंबर्स को इस ऑपरेशन के द्वारा कंबाइंड करिए और कंबाइंड करने के बाद जो नया तत्व आपको प्राप्त हो, अगर वो G के अंदर पुनः बिलोंग करने का कैपेबिलिटी रखता है तो इस प्रकार के ऑपरेशन को इस दिए गए सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब मान लीजिए किसी बंदे ने ए ले लिया, मान लीजिए एक ही एलिमेंट इसमें रहा होता, तो भाई इसी को दो बार आप रिपीट करते हैं और जब आप मिलाते हैं तो ए ऑपरेशन ए इज द एलिमेंट ऑफ जी। वैसे यहां पर भी जितने भी एलिमेंट है, मान लीजिए ए है बी है, तो ए ऑपरेशन ए इज द अगेन ए मेंबर ऑफ जी, बी ऑपरेशन बी इज अगेन ए मेंबर ऑफ जी, A operation B या B operation A is again a member of G, then in that situation you can say that operation is known as the binary operation which is defined on the set G। तो बहुत ही सिंपल सी बात, let G be a non-empty set, then and O be the any operation which is defined on the set G, then O is called a binary operation defined on the set G या on the set G if for every A comma B is the member of G implies that A operation B is the member of G। उस कंडीशन में A ऑपरेशन B जो है किसका में होना चाहिए, G का। इसके रिगार्डिंग बहुत, तो ये आई थिंक कि आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। बाइनरी ऑपरेशन का बहुत सिंपल सा मतलब अपने आप मेमोरी में रखिएगा कि आप किसी भी ऑपरेशन को किसी भी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन तब कहेंगे जब उस सेट के प्रत्येक दो पेयर को लिया जाए और उन दोनों पेयर को उस ऑपरेशन के द्वारा कंबाइंड किया जाए। भाई कोई भी ऑपरेशन होगा, कंबाइंड कर रहे हो, कंबाइंड करने के बाद अगर रिजल्टेंट उसी जो आपको नया एलिमेंट प्राप्त हो वह पुनः उस जी में जाने का कैरेक्टर रखता हो, देन सच टाइप ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज द बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन अब इस बाइनरी ऑपरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो आई थिंक नीचे ही मैं ले रहा हूं यहां पर, क्योंकि आप इसको हो सकता है नोट भी कर रहे हो, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें तो हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इसके साथ मैंने ऑपरेशन ले लिया प्लस, ठीक है। अब जरा सोचो कि अगर आप 1 + 1 करेंगे 2, ये n में बिलोंग करेगा, 1 प्लस आप 3 करेंगे 4, ये भी n में बिलोंग करेगा, 3 + 3 doesn't matter, the number is also taken the equal because you can go to the each and every possibility। आप हर एक सिचुएशन पे जाएंगे, हर एक मेंबर्स को प्लस के द्वारा कंबाइन करेंगे, ठीक है। ये आपको 6 मिलेगा, ये भी आपका n में बिलोंग करेगा। और वैसे भी आप नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग जानते हैं कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, तो डेफिनेटली ये जो आपका एडिशन है वो इस नेचुरल नंबर के ऊपर जो है क्लोजर लॉ को क्या कर रहा है, सॉरी बाइनरी लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मैं और भी एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। सपोज दैट मैंने g इज इक्वल टू ले लिया 1 - 1 i - i, ठीक है। i इज द इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट में बाइनरी ऑपरेशन को देखने के लिए एक टेबल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के लोगों ने, आईसीएसई बोर्ड के लोगों ने पढ़ा होगा। उस टेबल को हम लोग कंपोजिशन टेबल कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कंपोजिशन टेबल? सपोज दैट आपने ये एक रीजन ले लिया, स्क्वायर ले लिया, 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं, इसमें 5 लाइन ड्रॉ किया सीधी, 4 1 2 3 4 5 4 लाइन ड्रॉ किया और 4 इस तरह से भी लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लोजर, ये बाइनरी लॉ को चेक करने का कंडीशन। यहां इसके साथ हमने ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले रखा है। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन जी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन को बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन ले लिया, 1 ले लिया, -1 ले लिया, i ले लिया, -i ले लिया। यहां पर उसी एलिमेंट को लिखा 1 - 1 i और -i।
अब सिंपली आप मल्टीप्लाई करिए यहां के तथ्यों को यहां के साथ और इस ब्लॉक्स में डिस्प्ले करिए। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू आई आई, 1 इंटू माइनस आई -1 इंटू +1 -1, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू आई माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू प्लस आई इंटू 1 आई इंटू -1 आई स्क्वायर का मतलब -1 आप जानते होंगे 12 से, और आई माइनस आई स्क्वायर का मतलब +1, ठीक है, माइनस आई और दिस इज प्लस आई, दिस इज -1 सॉरी दिस इज माइनस आई स्क्वायर का मतलब +1 एंड दिस इज -1। तो ये इसके आउटपुट्स हैं। ये सारे तथ्यों को जब एक दूसरे से मिलाया जा रहा तो ये आउटपुट्स हैं। आउटपुट क्या प्राप्त हो रहे हैं? या तो 1 प्राप्त हो रहा है, या तो -1 प्राप्त हो रहा है, या तो i प्राप्त हो रहा है, या तो -i प्राप्त हो रहा है, जब आप मल्टीप्लीकेशन के द्वारा इसके दो एलिमेंटों को आपस में कंबाइंड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब ये प्राप्त हो रहा है तो वो तो पहले से ही g में मौजूद है, तो आफ्टर कंबाइंडिंग your resultant is only got the 1 -1 i and -i, then definitely you can easily say that कि ये जो g है वो ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो इस g के ऊपर किस लॉ को फॉलो करता है? बाइनरी ऑपरेशन को। इट मीन दैट मल्टीप्लीकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन विच इज डिफाइंड ऑन ए सेट किसके ऊपर? g के ऊपर। हम कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करें। सपोज दैट हमने यहां पर एक और एग्जाम्पल लिया n, चलो z ले लेते हैं या w ले लेते हैं, ठीक है। w इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। यहां पर ऑपरेशन हमने माइनस ले लिया, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर आप 1 - 0 करते हैं तो 1 मिलता, जो कि इस w का मेंबर है। 1 - 1 करते हैं तो 0 मिलता, ये भी w का मेंबर है। आप 2 - 1 करेंगे तब भी 1 मिलेगा, w का मेंबर है। आप 5 - 3 करेंगे 2 मिलेगा, ये भी w का मेंबर है। लेकिन अगर आप 7 - 9 करेंगे तो आपको -2 मिलेगा, जो कि w का मेंबर नहीं है। या फिर आप यहां पर 5 - 15 करेंगे -10 मिलेगा, ये भी w का मेंबर नहीं है। तो मैं यहां पे क्या बताना चाहता कि जब आप इसका हर एक पेयर का माइनस के द्वारा जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो W में जाएगा कि नहीं जाएगा। सम एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू द W बट फ्यू एलिमेंट्स इज आल्सो इज डज नॉट बिलोंगिंग टू W। इन दैट सिचुएशन यू कैन से दैट माइनस जो है वो इस W के ऊपर बाइनरी लॉ को फॉलो या बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन दैट माइनस इज नॉट सेटिस्फाई द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट जी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप, आई थिंक आपने ये लिख लिया होगा, इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन एंड इट इज क्लियर विद द हेल्प ऑफ द कंपोजिशन टेबल, ठीक है। नाउ अगर आप यहां पे W के साथ प्लस ले लीजिए तो आप किसी भी दो W के एलिमेंटों को कोई भी दो पेयर लेते जाइए, ऐड करिए। दिस इज 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 7 इज इक्वल टू 10। ये सब W के अंदर बिलोंग करेंगे, यानी कि जो एडिशन है वो इस W के ऊपर किस लॉ को फॉलो करता है? बाइनरी लॉ को। तो आई थिंक आप बाइनरी ऑपरेशन की बात को समझ रहे होंगे कि अगर आपके पास कोई सेट है, उस सेट के रिस्पेक्ट में कोई बिना ऑपरेशन आप बाइनरी ऑपरेशन को चेक नहीं कर सकते हैं। तो कोई सेट है, उसके रिगार्डिंग एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को उस सेट के ऊपर आप बाइनरी ऑपरेशन तब कहेंगे जब उस सेट का हर एक दो पेयर लिया जाए और उसको उस ऑपरेशन के द्वारा कंबाइंड किया जाए, और कंबाइंड करने के बाद अगर वो रिजल्टेंट उसी जी का मेंबर हो जाए, देन सच ए ऑपरेशन इज सेड टू बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट जी। नाउ थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन बाइनरी ऑपरेशंस के लॉस के बारे में बात करेंगे, जैसे क्लोजर लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।